नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, यदि हमसे कोई पूछे कि बिहार में शराबबंदी है, तो हमारा जवाब होगा कि गुलाबी फाइलों में शराबबंदी है। नीतीश कुमार की नजरों में शराबबंदी है। अब नीतीश कुमार के चश्मे का नंबर क्या है, यह हम और आप और बिहार के सभी लोग जानते हैं। लेकिन यदि सच में कहें तो शराबबंदी नहीं है और पिछले कई दिनों से शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत चल रही है। सरकार मतलब एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं ने भी साफ साफ कहना शुरू किया है कि आपको समीक्षा करने की जरूरत है। हाँ, यह बात जेडीयू वालों को मिर्ची लग जाती है। शराबबंदी नहीं है, यह बात हम कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के भीतर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कह सकें कि हाँ, शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की यह योजना फेल हो गई है। हम मानते हैं, हम कहते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी की जो योजना लाई वह नेक थी, लेकिन उसे वह लागू नहीं करा पाए। और पटना हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी इधर लगातार हम देख रहे हैं कि शराबबंदी के मामलों को पटना हाईकोर्ट ने भी गंभीरता से लेना मना कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ओवरलोडेड है और जैसे ही शराब से जुड़े मामले आते हैं, पटना हाईकोर्ट उसका निपटारा जल्द से जल्द कर देना चाहती है। और अधिकांश मामलों में हम देखते हैं कि जिन्हें पुलिस अभियुक्त बनाती है उन्हें राहत दे देती है। अब तो हाईकोर्ट ने यह भी कहना शुरू किया है कि यदि शराब मिल जाती है तो आप कैंपस को, बिल्डिंग को सील कर देंगे, यह ठीक बात नहीं है। जीतन राम मांझी पहले से कहते रहे और अब सदन के भीतर बात वहां तक पहुंच गई जहां यह कहा गया कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, विधान पार्षद हैं और पदाधिकारी हैं, सभी के खून के नमूनों की जांच ली जाए। लेकिन कौन तैयार होगा, कौन पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है, यह हम और आप जानते हैं। हाँ, जो इज्जतदार लोग हैं वह बेइज्जत होने के डर से छुप कर पीते हैं, लेकिन पी रहे हैं लोग। और पुलिस को भी फिर से हम कह रहे हैं, पुलिस को भी चूंकि खाना पूर्ति करना होता है, एक टारगेट दिखाना होता है, तो पहले तो वह सिंडिकेट के कुछ लोगों को जो शराब आती है, जब्ती के लिए ही आती है, हम मान लेते हैं, उन्हें पकड़ लेती है। या फिर कोई आसामी, मोटा आसामी मिल गया जिससे वसूली हो सके, जो अखबार में सुर्खियां बन सके, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन शराबबंदी नहीं है और शराबबंदी मतलब जमीन पर नहीं है, गुलाबी फाइलों में है। नीतीश कुमार कब फैसला करेंगे, नीतीश कुमार नहीं फैसला करेंगे, समीक्षा करेंगे नहीं करेंगे, हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, यह बात बहुत पहले जब एडीसी, राजद के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा था जब वह सांसद बने थे कि बिहार में जो नाबालिग बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां हैं, उन्हें कैरियर डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल्स बनाया जा रहा है। अब यह बात हाईकोर्ट ने भी कही है कि देखिए, आप जो है वह नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। तो बिहार वहां पहुंच गया है जहां कोई देखने वाला दिखता ही नहीं कि हकीकत क्या है, गुलाबी फाइल में क्या। मैं रोज देखता हूं कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति आ जाती है, लेकिन वह प्रेस विज्ञप्ति किसी काम के लायक नहीं होती है, क्योंकि हर जगह शराब मिल रही है, दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता सब जगह है। और अभी आपने देखा था जो इतना चर्चित मामला है नीट छात्रा का, वहां भी जो हॉस्टल था उसके तीसरे कैमरे की जद में शराब की बोतलें दिखाई पड़ी थी। अजीत जी, शराब पर सियासत, हाईकोर्ट की टिप्पणी और बिहार की हकीकत, इस पर आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो एक राजनीतिक जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो ये है कि अचानक जो ये चर्चा चली है और हाँ हाँ, दिल्ली में तो ऐसी चर्चा हो गई, कई लोगों ने हमसे कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो रही है और जी इस तरह की खबरें आई तमाम चैनल्स ने और प्लेटफॉर्म पर, और लाइव सिटीज में भी खबर आई कि अब शराबबंदी खत्म हो सकती है। और जी उसके बाद ही पूछा जाने लगा कि भाई क्या होली के पहले शराबबंदी खत्म हो जाएगी, क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में शराबबंदी का की जो नीति है उसको वापस ले लिया जाएगा। तो इस ये जो अचानक ऐसी बात बढ़ी, और सहयोगी पार्टियों में जीतन राम मांझी पहले कहते थे और अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद ने इस बात का जिक्र किया कि भाई ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और अब इसके 10 साल हो गए इस फैसले के, अभी इसी अगले महीने या उसके अगले महीने, अच्छा हमको हो लगता है जी। मतलब अप्रैल से लागू हुआ था 2016 से, तो अब इस नीति के 10 साल हो रहे हैं, तो 10 साल में हर नीति की समीक्षा होनी चाहिए है। तो अब इसके 10 साल हो रहे हैं तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो हम्म पहला पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन तो ज्ञानेश्वर जी हमारा यह है कि अचानक इस
इस बहस के तेज होने का एक कारण यह है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पकड़ है शासन पर, वो कमजोर पड़ गई है। बिल्कुल। जब तक नीतीश कुमार की पूरी पकड़ थी, मतलब आयरन ग्रिप था नीतीश कुमार का शासन पर, तब तक कोई आदमी इस तरह की बात नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि नीतीश कुमार ने एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से एक डिसीजन लिया है, एक नीति का निर्माण किया है, तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और राजनीतिक रूप से ये फैसला उनको लाभ दे रहा है। आर्थिक रूप से भले प्रदेश को नुकसान हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको लाभ मिल रहा है, तो इस फैसले से वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बिल्कुल। अब उनकी आयरन ग्रिप ढीली हुई है। आयरन ग्रिप तो छोड़ दीजिए, अब किसी तरह की ग्रिप नहीं है शासन पर उनकी। तो अचानक फिर सब आदमी इस बात को लेकर के अब बोलना शुरू कर देंगे। जब राजा कमजोर होता है तो फिर हमले कई तरफ से होते हैं। आदमी का शरीर भी कमजोर होता है तो कई तरफ से हमले होते हैं। तो वो हमला, ये इसको इस नजरिए से हमको, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है। बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर समाप्त भी हो जाए तब भी और जारी रहे तब भी, उनका वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन समाप्त हो जाए तो उनको ठीक ही लगेगा ये। तभी अभी जब इस तरह की बात हो रही है तो जेडीयू के लोग सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर के रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये शराबबंदी पर अटैक नहीं है, ये उनके लीडर पर अटैक है, ये नीतीश कुमार के ऊपर अटैक है, उनकी पॉलिसीज के ऊपर अटैक है। इसलिए वो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने देखा, अभी विजय चौधरी ने इसी ताजा घटनाक्रम के बाद एकदम रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है ये नियम के आधार पर है और अपने स्ट्रेंथ से, अपने नैतिक बल से ये नियम चल रहा है, लागू हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि इसमें वापस लेने जैसी कोई बात नहीं। अब इसी ऑब्जर्वेशन का दूसरा पहलू ये है कि ये पॉलिटिकली कोई आदमी इसकी आलोचना नहीं कर सकता है। जैसे आपने कहा ना कि तेजस्वी यादव भी खुल के नहीं कह पा रहे, वो भी चाह रहे हैं कि बंद हो ये कानून, शराबबंदी का कानून वापस हो। पहले उनकी पार्टी कह चुकी है कि इसमें गरीब लोग ही ज्यादातर फंसते हैं और जो अमीर कारोबारी हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो बच जाते हैं। गरीब फंस जाता है इसमें, वो उन्हीं की गरीबों से जेल भरे हुए थे, उन्हीं के मुकदमों से जमानत नहीं होती थी। तो वो भी चाहते जरूर हैं कि खत्म हो, लेकिन बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें राजनीतिक रिस्क है। सिवाय प्रशांत किशोर, नहीं, प्रशांत किशोर वही हम आ रहे थे। अगर प्रशांत किशोर को इस चुनाव में कुछ सफलता मिली होती तब सब मुखर हुए होते। प्रशांत किशोर को इतनी बड़ी विफलता मिली और उनका एक मेन पॉलिटिकल प्लान था, एक मेन पॉलिटिकल जो उनका नैरेटिव था कि हम आएंगे, सरकार में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो शराब पसंद करने वाले लोगों का भी अगर एक हिस्सा भी वोट दिया रहता उनको, जैसे अब वो कह रहे हैं कि जितने लोगों ने सेल्फी खिंचवाई, फोटो खिंचवाई, उतने लोगों ने भी वोट नहीं दिया। तो जितने शराब पीने वाले लोग हैं या शराबबंदी के समर्थक लोग हैं, उन्होंने भी वोट दिया होता तो उनको 15 लाख वोट नहीं आते, 50 लाख 1 करोड़ वोट तो आ ही जाता, 50 लाख वोट तो आ ही जाता। खिलाफ है जो शराबबंदी के खिलाफ है। वही तो चाहते हैं कि शराब मिलती रहे, जो चाहते हैं कि शराब मिलती रहे, जो शराब को मतलब चाहने वाले लोग हैं, जो शराबबंदी के खिलाफ हैं, अगर उन लोगों ने भी वोट दिया होता तो 50 लाख वोट आ जाता, उनको ज्यादा भी आ सकता था। तो इसका मतलब कि उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया, वो उनकी उनका जो ये एजेंडा था वो चला नहीं। इसीलिए ही मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को भी लग रहा होगा कि भाई ये एजेंडा तो प्रशांत किशोर लेके गए, चला नहीं, तो वो नहीं बोल रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान होगा। तो ये पहला हमारा पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि नीतीश कुमार की सत्ता पर पकड़ कमजोर हुई है, तो उनकी नीतियों पर हमले हो रहे हैं। इससे उनकी पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर के डिफेंड कर रही है, उसको लग रहा है कि उनके नेता पर अटैक हो रहा है। और चूंकि प्रशांत किशोर इस एजेंडे को लेकर के गए थे चुनाव में, और उनकी सफलता के तमाम कारणों में एक कारण यह भी रहा कि महिलाओं ने हो सकता है कि वोट नहीं किया हो कि शराबबंदी खोलने वाले हैं, और शराब पसंद करने वालों ने भी उनको वोट नहीं किया, तो इसलिए तेजस्वी यादव भी नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो पहला ये खबर आई हमारे पास, तो हमको ये लगा। अब इस दूसरे पहलुओं पर आइए, जो एक तो उस दूसरे भी कई पहलू हैं, लेकिन उसमें हम लोग पहली बातचीत जो है वो रेवेन्यू के आधार पर, रेवेन्यू का जो रेवेन्यू की बात करेंगे आप अजीत जी। देखिए, मुझे लोगों ने बताया कि सरकार बहुत तंगी में है, पैसे नहीं है। 50 लाख रुपयों से ऊपर के जितने भी बिल हैं सरकारी योजनाओं के निविदा के, उनके भुगतान को लंबित रखने का मौखिक निर्देश है। तो सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार ने चुनाव के पहले पैसे खर्च कर दिए, अभी फिर 10 लाख महिलाओं के खाते में भेज दिए, और कोई सहायता और कहीं से अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बहुत ही गंभीर संकट है बिहार में। कोई कह रहा है 5,000 करोड़ का नुकसान 2016 में ही कहा जाता था, अब कहा जा रहा है 25,000 करोड़ तक का नुकसान। यदि शराबबंदी चालू कर दे तो 25,000 करोड़ तक की आमद हो सकती है। हाँ, वही उसी पर हम वही रेवेन्यू का वही मोटिव, उसी की बात करनी थी, क्योंकि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसमें खर्च तो नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया पिछले बार चुनाव में,
और बिल्कुल। एक खर्च वन टाइम है। आपने हम्म। महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए भेजने हैं वो वन टाइम है, हम्म। लेकिन उसमें भी बहुत सारी महिलाओं के प्रपोजल अगर आप स्वीकार करते हैं तो उनको 2-2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन बिल्कुल। वो वन टाइम कॉस्ट है। जो रेकरिंग कॉस्ट है, उस रेकरिंग कॉस्ट में आपने वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की, 400 रुपए की पेंशन को आपने 1100 रुपए की, आपने हम्म। दिव्यांगजनों के पेंशन को भी इसी तरह से बढ़ाया, आपने विधवाओं के पेंशन को इस तरह से बढ़ाया, आपने तमाम जो जो बिजली फ्री कर सोशल दिया 200 रुपए। समूह है, हाँ, उन सबके बिजली। आपने जो मानदेय हैं वो बढ़ा दिए सबके। तो ये बिजली 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 अजीत जी, हाँ, बिजली। बिजली पर सब्सिडी दी आपने, बिजली पर जी। सब्सिडी दी आपने। तो हम्म। अच्छा, बिजली की सब्सिडी को उस समय कहा जा रहा था कि सोलर से जोड़ेंगे, तो वो तो जब हम्म। जुड़ेगा तब जुड़ेगा, अभी तो सरकार को उसका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो ये बिल्कुल। जो तमाम जो रिकरिंग कॉस्ट है मंथली सरकार के, वो एक अनुमान है कि सरकार ने जो जन कल्याण की योजनाएं हैं बिहार सरकार की, उसका बजट 28-29 हजार करोड़ रुपए का है। हम्म। तो ये बड़ी रकम होती है। बिहार जैसे राज्य के लिए 28-29 हजार करोड़ रुपए की रकम बड़ी है। और ये देने के लिए आप अगर ये देना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फंड है, जो डेवलपमेंट के फंड है, उसमें आपको कटौती करनी पड़ेगी, तभी आप दे पाएंगे। क्योंकि जी। बिहार का जो एस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट है वो भी बहुत बड़ा है, और इंटरेस्ट का हम्म। कॉस्ट तो बहुत बड़ा है ही। वो तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 63 करोड़ रुपया रोज तो सिर्फ ब्याज दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल। रुपया आपको देना है, इसके इसमें आपको कोई छूट नहीं मिल सकती है। तो आप कहाँ कटौती करेंगे? तो विकास हम्म। की योजनाओं में कटौती करेंगे। और उन हम्म। योजनाओं में कटौती का मतलब आप देखिए कि बिहार तो इतना सबसे विकासशील राज्य बिहार है, जिसमें जहां विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरूरत है वो ठप हो जाएगा। हम्म। तो एक रेवेन्यू का आपने नए जो खाते खोले हैं वहां आपका कॉस्ट बढ़ गया है। और इससे जब बंदी की थी, शराब बंदी, नीतीश कुमार ने 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में 3,142 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था शराब का। जी। शराब से सरकार को जो पैसा मिला था आबकारी से, वो 3,142 करोड़ रुपए था। डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू। राजस्व का, वही जो आबकारी का जो रेवेन्यू था, हाँ, जो उत्पाद का। प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष तो बहुत ही। नहीं, सरकार को मिलने वाली की बात कर रहे हैं अभी। वो ब्लैक जी। इकोनॉमी जो पहले भी थी और अब जो क्रिएट हुई है उस पर इसके बाद बात करेंगे। जो नहीं नहीं, सरकार को अजीत जी रेवेन्यू आपने मिल रहा कहा, है, अजीत जी आपने कहा कि देखिए आबकारी से मिलने वाला पैसा, सिर्फ आबकारी से मिलने वाले पैसे का ही नुकसान नहीं हुआ। देखिए कॉन्फ्रेंसेज बंद हो गए, होटल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, मतलब सब कुछ हो गए, शादी विवाह जो महंगी शादियां होती थी, तो वह भी तो अप्रत्यक्ष नुकसान बहुत बड़ा हुआ बिहार को। नहीं वो भी टैक्स का ही नुकसान है, उस जी। पर भी हम आ रहे थे। जो हम्म। टोटल जो नुकसान हुआ, एक तो जो टैक्स कलेक्शन है बिहार सरकार का, जो टैक्स कलेक्शन था उसमें लगभग 15% की हिस्सेदारी होती है आबकारी की, शराब की। जी। तो हम्म। वो तो नुकसान हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ टूरिज्म का और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो नुकसान हुए वो भी एकदम उसके साथ 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 जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी हिसाब से चले, उस समय जो टैक्स कलेक्शन था उसका 15% था हम्म। शराब से कमाई। इसकी दो आंकड़े हैं, दो तरह से निकाला जाता है जो शराब की कमाई है। आज के हम्म। संदर्भ में अगर हम निकालेंगे तो उस समय के टैक्स कलेक्शन का 15%, तो हम जी। माने कि आज के भी टैक्स कलेक्शन का 15% है अगर, तो बिल्कुल। अभी इस बार के बजट में जो बिहार सरकार का बजट आया है 25-26 का, उसमें कहा गया कि 65,000 करोड़ रुपया टैक्स से आएगा। तो हम्म। 65,000 करोड़ में का 15% शराब का होता है, जी। तो इसका हम्म। मतलब वो 10,000 करोड़ होता है। 10,000 बिल्कुल। करोड़ से कुछ ज्यादा होता। 65,000 हम्म। करोड़ का 15% कोई 11,000 करोड़ हो जाएगा। तो इतना हम्म। रुपया, 11,000 करोड़ से कुछ कम, इतना रुपए का नुकसान है। और हम्म। दूसरा तरीका निकालने का ये है, जो जीएसडीपी है उसके 1% के बराबर रेवेन्यू आता है शराब से। ये हर अच्छा। स्टेट का आंकड़ा है। तो हम्म। जीएसडीपी बिहार की जो एक्सपेक्टेड है 25-26 में, वो 11 लाख करोड़ की है। तो हम्म। 11 लाख करोड़ के जीएसडीपी का 1% का मतलब ही 11,000 करोड़ हुआ। 11,000 करोड़ हुआ। तो जी। हाँ, तो आप रेवेन्यू के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 15% निकालें या टोटल हम्म। जीएसडीपी का 1% निकालें, वो 11,000 करोड़ रुपया होता है। अब जी। सोचिए, एक साल में 11,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी रकम रकम। है। आपका जो हम्म। आप जो 1/3 से ज्यादा हो जाएगा, आपने जो जन कल्याण की योजनाओं पर जो आपका खर्च है उसके 1/3 से ज्यादा हो जाएगा। शराब का आपको जो ईमानदारी से जो पहले आता था, ब्लैक लिस्टर था, अगर उसमें सख्ती करेंगे आप, कुछ नई नीतियां बनाएंगे, उसको ज्यादा आबकारी वसूलने के नियम बनाएंगे अगर आप, तो इससे ज्यादा भी जी। हो सकता है। लेकिन 11,000 बिल्कुल। करोड़ रुपए का सालाना नुकसान आप शराब के उसकी वजह से कर रहे हैं, और हम्म। इसका असर आपकी तमाम दूसरी योजनाओं पर पड़ रहा है। और जो हम लोगों ने कहा कि ऑक्सिलरी जो इसके साथ इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, उसके रेवेन्यू का नुकसान अलग हो रहा है। तो हम्म। बिहार जैसे राज्य में अब इसके साथ आइए, अब दूसरा जो इसकी ब्लैक इकोनॉमी बनी है। आपने जो बिल्कुल। पहले कहा कि पहले भी जब हम 3,142 करोड़ 15 में था, तो इससे ज्यादा की टैक्स की चोरी हो जाती थी। जी। जितना वसूल होता था उससे ज्यादा की चोरी हो जाती थी। हम्म। तो अभी अभी वो चोरी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार को तो बिल्कुल। मिल नहीं रहा है। तो हम्म। एक अनुमान जो हमने देखा कि बिहार में नेता लोग भी लगा रहे थे, और ये अनुमान भी जो
प्रोहिबिशन के जो प्रोहिबिशन के आधार पर जो आंकड़े निकलते हैं उससे भी लग रहा है कि अगर रेवेन्यू 11,000 करोड़ आना होता, मतलब रियल रेवेन्यू, तो अभी ब्लैक इकोनॉमी में उसकी कमाई कम से कम 22,000 करोड़ की है या 25,000 करोड़ की है। सोचिए, और 10 साल 10 साल, अब आप सोचिए 10 साल से लगातार ये नुकसान होता गया और एक्यूमुलेट होता गया दूसरे लोगों के पास। जो ब्लैक इकोनॉमी, एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ी हुई बिहार में, वो 25,000 करोड़ रुपए की है, लगभग 25,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि 25,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है और उसका एक पैसा सरकार को नहीं मिल रहा है, उसका एक पैसा बिहार के डेवलपमेंट के लिए नहीं आ रहा है, एक पैसा मेन स्ट्रीम के रेवेन्यू में नहीं आ रहा है, एक पैसा बुक्स में नहीं जा रहा है, एक पैसा बैंक में जमा नहीं हो रहा है। ज्ञानेश्वर जी, ये सारा पैसा जो है निकल के, और हम लोग पहले बात करते रहे हैं कि झारखंड में और उत्तर प्रदेश के बनारस में और दिल्ली के नोएडा में और विदेशों में पैसे लग रहे हैं, ये जो शराब माफिया का पैसा है। तो ये तो इतना बड़ा नुकसान है। ऐसा भी होता है जैसे हम लोग झारखंड में सुने थे, एक बड़े पकड़े गए थे, उन पर ईडी उडी का छापा पड़ा था, मंत्री थे और व्हाइट हाउस उन्होंने बना रखा है, व्हाइट हाउस ने जब्त कर लिया, उसी में ईडी का कार्यालय चलता है अब। तो उन्होंने कहा था, अपने डिफेंस में कहा था कि हम तो जो पैसा कमाते हैं वो झारखंड में ही लगाते हैं। तो बड़े ईमानदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम बाहर पैसा नहीं ले जाते हैं, दूसरे लोग बाहर ले जाते हैं, हम तो झारखंड में ही लगा देते हैं पैसा। तो बिहार के तो ये शराब वाले, कमाई वाले तो बिहार में ही पैसा नहीं लगाते हैं। बिहार में जमीन खरीद, बिहार में थोड़ी बहुत जमीनें खरीद रहे हैं, बाकी तो सब झारखंड और उत्तर प्रदेश और नोएडा, गाजियाबाद और विदेश जा रहा है पैसा, बॉम्बे और गोवा जा रहा है। तो पैसा भी मतलब ये 25,000 करोड़ की कमाई हो रही है, मतलब ये इकोनॉमी नहीं है, बिक्री तो बहुत बड़ी है, इसकी बिक्री का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। जब आप देखिए लाखों करोड़ लीटर शराब हर साल जब्त हो रही है, लाखों करोड़ लीटर जब्त होने का मतलब उससे कई गुना ज्यादा बिक रही है शराब, निश्चित तौर। तो बिक्री का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिक्री का आंकड़ा बहुत बड़ा है। और आप देखिए लाखों लोग पकड़े जा रहे हैं, मतलब अभी भी हमको लग रहा है कि पिछले ही साल हमको लगता है 1 लाख के करीब आदमी को पकड़ा गया होगा, छूटे होंगे लोग, उससे ज्यादा ही पकड़े गए होंगे लोग। 13 लाख से ज्यादा लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं, 8 लाख 8.5 लाख से ज्यादा मुकदमे हुए। तो ये जो इसका मतलब कि ये पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, दूसरी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बिहार में नहीं चल रही है। बिहार में सबसे बड़ी इकोनॉमी शराब की है। बिल्कुल। और पूरे प्रशासन के नाक के नीचे, पुलिस के नाक के नीचे, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उन सब के संरक्षण में ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई शराब माफिया किसी जिले में, उस जिले के मंत्री को, उस जिले के विधायक को, उस जिले के कलेक्टर को और एसपी को की अज्ञान की ऐसे को जानकारी नहीं हो, उसकी जानकारी में हो रहा है सबका। कोई मिली भगत है, हम कोई पैसा ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, लेकिन जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है लोगों को। और अब जो चाहिए, जहां चाहिए, जैसे चाहिए, जो ब्रांड, देखिए जब शराब बिकती थी, जो ब्रांड नहीं मिलते थे वो ब्रांड भी मिल रहे हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को, देखिए अभी ही हमने देखा कि जब यह विवाद शुरू हुआ, सियासत शुरू हुई, विजय कुमार चौधरी की बात छोड़ दीजिए, कई ऐसे लोग बोलते देखे गए जो क्या क्या करते हैं उनके बारे में हमको और आपको पता है अजीत जी, पता है। लेकिन माइक सामने है। हाँ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हाँ मैं नहीं पीता, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ बिहार में नहीं पीता हूँ। तो लोग क्या क्या करते हैं यह पता है। और पता नहीं नीतीश कुमार को बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, नीतीश कुमार को क्यों नहीं समझ में आता है कि इतना बड़ा माफिया खड़ा हो गया, इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो गया, इतना बड़ा ब्लैक इकोनॉमी का अंपायर खड़ा हो गया, लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं। फिर वही आपका आयरन ग्रिप खत्म है तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और जो जिले में आप वही आप बताइए ना कि कोई साधारण से असाधारण आदमी, मतलब एकदम साधारण आदमी चाहे तो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर उसको शराब मिल जाएगी। बिल्कुल। तो क्या ये उतना भी वक्त नहीं लगेगा जी, उतना भी वक्त नहीं लगेगा, उतना भी वक्त नहीं लगेगा। और तो फिर क्या माना जाए कि उससे भी नाइव हैं लोग, उससे भी एकदम मासूम और लोग हैं, कलेक्टर एसपी, उनको पता नहीं चल रहा है कि इस तरह से नाक के नीचे शराब बिक रही है। सबको पता है, सब जान रहे हैं। या तो आप हिस्सा ले रहे हैं या किसी और ऑब्लिगेशन में आप चुप हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप न रोक पा रहे हैं उसको और न उसको पकड़ पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। तो जाहिर है कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है, सबकी मिली भगत से ये काम चल रहा है। और अब जैसा आपने पहले एक बार कहा था और हमने कई जगह उसको दोहराया कि अब कोई नहीं चाहता है सरकारी तंत्र में कि ये चालू हो जाए, क्योंकि चालू होने पर सबकी कमाई कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने आपको बताया था कि वाईबी गिरी जो शराब कंपनियों के वकील थे, शराब कंपनियां भी नहीं चाहती हैं कि अब बंद हो जाए। शराब कंपनियां भी नहीं चाहती हैं कि ये शराबबंदी खत्म हो। तो वाईबी गिरी ने मुझे कहा था कि देखिए शराब कंपनियां पहले इस कानून के खिलाफ पैरवी करने के लिए महंगे महंगे वकील रखती थी,
वो हाँ, दिल्ली जाकर तय भी करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन अब कोई कंपनी नहीं कहती वो कर ही, अरे बिना टैक्स दिए सरकार को, हम्म, बिना टैक्स दिए सरकार को मेरा शराब पहले से अधिक बिक रहा है बिहार में, तो फिर शराबबंदी क्यों खत्म कराएं, क्यों बिल्कुल खत्म कराएं? एग्जैक्टली। हाँ, जी। तो इसलिए अच्छा, दूसरा जो सिस्टम पूरा इतना अब वेल आइल्ड सिस्टम हो गया है, 10 साल में अब ऐसा एक नेटवर्क बन गया है कि अब कोई नहीं चाहता कि ये डिस्टर्ब हो। बल्कि अब अगर बिल्कुल। डिस्टर्ब हुआ, अब शराबबंदी चालू हुई, तो एक नए तरह का संकट बिहार में कई महीनों कई वर्षों तक देखने को मिल सकता है। जी। जो तमाम कैरियर बने हैं और जो सिंडिकेट बना है, जो हथियार मंगाए गए हैं, वो सब फिर कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल होने लगेंगे। अभी तो बिल्कुल। प्रोटेक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, दिखा करके, और शराब बेची जा रही है, शराब पास कराया जा रहा है पैसा दे करके। तो ये एक नुकसान, रेवेन्यू का नुकसान है। और ये कोई नैतिक रूप से भी पूरा समाज जो है इस मामले में भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है, लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, लड़के स्कूल जाते हैं, वो बैग में शराब लेकर के जा रहा है। पुलिस सबकी जांच तो नहीं कर सकती है, करनी भी नहीं है पुलिस को, तो वो ये उस नैतिक रूप से भी एक समाज में गिरावट आ रही है इससे। अब देखिए, अब इसके दूसरे पहलुओं पर चर्चा, नहीं तो लोग सब आदमी कहता है कि ये शराब के जैसा लगता है जैसे हम लोग शराब कंपनी के पीआर बने हुए हैं कि शराब कंपनी शराब चालू करवानी। जी। देखिए, उसमें इसके कुछ फायदे भी हुए, निश्चित रूप से इसका कुछ बिल्कुल। फायदा हुआ। हम्म। जो सोशल वो गेन था, सोशल हम्म। गेन ये हुआ कि घरेलू हिंसा में कमी आई, महिलाओं के कम हुई, ऊपर सड़क दुर्घटनाएं कम हुई। हमले कम हुए, अत्याचार कम हुए, उनके प्रति हिंसा कम हुई, घरेलू हिंसा। चूंकि एक डर जरूर था कि अगर कह दिया महिला ने या किसी पड़ोसी ने ही फोन कर दिया तो पुलिस आ गई तो गिरफ्तारी हो जाएगी इसमें, और फिर बिल्कुल। जमानत नहीं होती है। तो इस डर से लोगों ने या तो मात्रा भी कम हुई पीने की लोगों की, और घर में हिंसा उसकी हम्म। कम हो गई हिंसा। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और फिर एक नीतीश कुमार जब ठीक थे तो वो बताते ही थे कि दूध की बिक्री बढ़ गई है, दूध दही बिल्कुल। की बिक्री बिहार में बढ़ी है। ये भी एक ठीक है, हम्म। इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। शराब हम्म। के से होने वाली कुछ बीमारियों में कमी आई है। हालांकि जी। उसके अभी अब दूसरे पहलू पर बात करेंगे, तो जहरीली शराब वाली बात है। हम्म। लेकिन कुछ बीमारियों में भी कमी आई शराब के उसमें, तो ये कुछ उसके, भाई शराब पीना एक सोशल इविल है, इस बात से कौन हम्म। इनकार कर सकता है, एक सामाजिक बिल्कुल। बुराई है, इस बात से हम्म। कौन इनकार कर सकता है। तो उस जी। सामाजिक बुराई को जब आप रोकते हैं, तो उससे समाज में कुछ सुधार होता है। तो निश्चित रूप से वो सुधार हुआ था, लेकिन हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं हो सका। तभी सवाल हम लोग बार बार पूछते हैं कि क्या अब इसके बाद भी, या पहले भी, ये पुलिस का ही तो निकम्मापन था कि आप घरेलू हिंसा को नहीं रोक पाते थे, या स्ट्रीट पर जो बिल्कुल। हिंसा होती थी उसको नहीं रोक जी। पाते थे। अब क्या, अब तो महिलाओं को, पिछले 10 साल में महिलाएं तो और ज्यादा इंपावर्ड हुई हैं। अब कोई हम्म। शराब पीकर उनको आकर के परेशान नहीं कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर करता है तो कानून नहीं भी हो, शराबबंदी समाप्त भी हो जाए, तब भी वो इस पर एक्शन ले सकती है, जाकर के खुल के कह सकती है। अब उस तरह की महिला तो है नहीं बिहार में। हम्म। तो ये चीजें अभी उस आधार पर कि जो घरेलू हिंसा थोड़ी कम हुई है, उस आधार पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर खत्म होती है शराबबंदी, तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर बढ़ेगा, तो ये पुलिस की कमजोरी होगी कि आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। ये पुलिस की जी। जिम्मेदारी है कि वो रोके, महिला सेल हम्म। की जिम्मेदारी है। आप डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग सेल हर हर पुलिस डिपार्टमेंट ने बना रखा है, उसके लिए हम्म। नंबर जारी किए गए हैं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप उसको और स्ट्रेंथन करिए, आप उसको बिल्कुल। मजबूत करिए। इस आधार पर आप इस पॉलिसी को नहीं आप जायज ठहरा सकते हैं। ये बात ठीक कही जाती है कि थोड़ा जो है दूध की खपत बढ़ी है और बीमारियों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन एक आंकड़ा है ज्ञानेश्वर जी, और हमको लगता है कि सही है, कि कम से कम 400 लोगों का निधन हुआ है जहरीली शराब पीने से। बिल्कुल। और जहरीली शराब के साथ साथ देखिए सूखा नशा बिल्कुल, पर भी वो बढ़ आपको रहा चर्चा है। करनी हाँ, चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक हो गया है। मतलब छोटे छोटे बच्चे, और जिस तरीके से अपराध का ट्रेंड बदला है कि अब आप रोड रेज में, हम बार बार अपने लोगों से कहते हैं, सड़क पर चलते वक्त किसी से कोई झंझट हो जाए, गाड़ी चोटिल हो जाए, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गैंगस्टर नहीं है, अब हाँ, डॉन नहीं है जो आपको मानेंगे समझेंगे उन्हें कुछ। ये जो सूखा नशा वाले लड़के हैं, यह कब किसको मार देंगे, क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता है। आजकल बिल्कुल। 500 रुपए में और 1000 रुपए में शूटर मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नशा की जरूरत है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी के बंगले के बाहर बिल्कुल। गोलियां चली थी, तो बस 400 रुपए की लूट के लिए चली थी, जो आज तक हाँ, गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं हो सका, नहीं हो सका, वही बात है। जी। तो ये एक एक अलग दूसरी सामाजिक बुराई पनप रही है। और जो हम्म। शराब, नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो लोग मरे हैं, उनसे ज्यादा संख्या, उनसे कई गुना ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो जहरीली शराब पी करके बीमार हुए हैं। जी। लोगों को पता नहीं चलता है ये शराब। हम लोग एक दिन, और हम लोग जब शराब पर डिस्कस कर रहे थे, तो एक हमारे, हम लोग के मित्र हैं, आप भी जानते हैं, उनका बिजनेस था पहले बार का।
उन्होंने हम्म बताया कि अब कितना किस तरह से कर दिया है इन लोगों ने शराब का, कितना उसको ड्राई उसमें रहता है और फिर उसको लिक्विड बनाते हैं किस तरह से, और हम्म उस क्रम में जो है फ्लेवर मिला करके शराब का ब्रांड, कोई भी ब्रांड ले आए और उसका कुछ हम्म फ्लेवर डालते हैं, जिससे जिससे ऐसी बीमारी होती है कि किडनी खराब हो रहा है लोगों का, लिवर खराब हो रहा है लोगों की, आंखों की रोशनी जा रही है, देखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब अचानक अंधे नहीं हो जा रहे हैं लोग, लेकिन ये वो चीजें हो रही हैं लोगों के की आंख खराब हो रही है। तो इस तरह की बीमारियां तो बहुत हो गई। शराब से हम्म होने वाली, शराब पीने की जो बीमारी होती थी, अब तो शराब तो लोग पी रहे हैं, शराब तो बंद हुई नहीं, शराब लोग पी बिल्कुल रहे हैं। और अब हम्म जहरीली शराब की आमद बढ़ गई क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। अगर सरकार रेगुलेट कर रही होती, रेगुलेटरी उसके जो नियम है मानक बने होते और चेक करने का सिस्टम होता, तो फिर शायद जहरीली नकली शराब तब भी बिकती, लेकिन हम्म इतनी मात्रा में नहीं बिकती। अब तो कोई कोई बिल्कुल रूल नहीं है ना, कोई नियम कानून तो है नहीं, जी कोई नियम कानून नहीं है। सरकार तो ये कहेगी ना कि हमने शराबबंदी लागू कर दी है तो अब चेकिंग का क्या करें, आबकारी विभाग हमारा थोड़ा जाके, अब चूंकि शराब बिक ही नहीं रही है तो चेकिंग का हम्म जो दस्ता होता था पहले, शराब के जो इंस्पेक्टर होते थे, उन सब का क्या काम है। तो अब अनचेक्ड अनचेक्ड है हम्म और सब नकली फर्जी शराब मिल रहे हैं, जिससे जिससे जहरीली शराब पीने से लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं, मृत्यु हो रही है। तो हम्म, आप एक सामाजिक बुराई को खत्म करने गए और वो उसको आपने कई गुना बढ़ा दिया, और उसमें एक बिल्कुल चीज ऐड हो गई जो ये सूखा नशा है। और हम्म अब इसके लिए इतनी मुफीद जगह हो गई है बिहार, इतना इस तरह से नेपाल की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, झारखंड की तरफ से, कहीं से आकर के लोग उस नशा बेच रहे हैं, स्कूलों के आसपास, कॉलेजेस के आसपास, और तमाम जगह इस तरह की चीजें मिल रही हैं। देखिए उल्टा पंजाब से ज्यादा गंभीर स्थिति हो रही है, उल्टा बिहार बनता जा रहा है अजीत जी। हाँ, तो वही तो, ये एक तरह से अब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि आप शराब खोल देंगे तो उस नशे से हम्म मुक्ति हो जाएगी। जिसको उसकी लत लग गई है उसको वो अभी भी चाहिए। बिल्कुल तो एक तो आपने एक सोशल इविल को आप खत्म करने गए, आपने एक दूसरा पैदा कर दिया, और अब दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसके पहले की स्थिति और बिगड़ जाए, उस जो चिट्टा और शराब, सूखा नशा, जो पंजाब की जो कहानियां हैं, उस तरह की स्थिति बिहार में हो जाए, और तब जाकर के आप शराबबंदी समाप्त करें, तो इसका भी उसी तरह से प्रवाह है, उसका भी उसी तरह से प्रवाह है, फिर बिल्कुल तो बिल्कुल। बिहार और की और बुरी स्थिति हो जाएगी। शराबबंदी की सख्ती के लिए आपने कहा आबकारी विभाग में देखिए कहाँ संख्या कम हुई, के पाठक जैसे सख्त मिजाज प्राधिकारी लगाए गए, जिन्होंने क्या बिल्कुल। क्या कहा, ड्रोन ढूंढ लेगा, आसमान से निगरानी होगी, जमीन में जैसे वो 2,000 रुपए का नोट आया था ना, तो हाँ, बातें चिप कही लगा जा के, रही हाँ। थी, हाँ चिपला हाँ। करके, तो वो सारा ड्रोन और आसमानी निगरानी सब कुछ खत्म हो गई, के पाठक भी फेल हो गए हैं। तो जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम से ही खौफ पैदा होता है, तो खौफ तो अब है ही नहीं। और देखिए नहीं जिस है। तरीके से, हाँ स्कूली बॉयज, स्कूली गर्ल्स ने डिलीवरी बॉय बनाया गया है, ये जो माफिया सिंडिकेट है उनको पता है यदि हम दो दो चार चार बोतल की सप्लाई भी रोज कराएंगे तो इन हम्म। बच्चों को, उनके माता पिता हैं गरीब हैं, उन्हें 1,000 2,000 रुपए का घर बैठे का बिल्कुल। व्यवसाय हो गया है। हम्म। है, हो ही गया है, और ये कहीं जी मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है। जो मेन स्ट्रीम की इकोनॉमी है उसमें ये पैसा नहीं आ रहा है, उसमें ये पैसा रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है। अब अगर हम लोग कंज्यूमर के कंजम्पशन के आधार पर बिहार के का आकलन करेंगे, तो जी अब बाहर जो कंजम्पशन हो रहा है, बाहर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो बिहार की जीडीपी एकदम देखिएगा अचानक बढ़ जाएगी। बिहार में बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय भी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि हम्म ये सारा पैसा ब्लैक का है, ये कहीं उसमें दिख ही नहीं रहा है। तो हम्म इकोनॉमी को लॉस अलग है, और जो परसेप्शन का नुकसान अलग है, और लोगों के जान माल के खतरा अलग हो गया, पैदा हो गया, खड़ा हो गया। हम्म तो अब सचमुच अब 10 साल हो रहे हैं, इस 10 साल पर जेडीयू के लोगों को भी अब इसकी जिद छोड़नी चाहिए है हम्म कि आपके नेता ने एक फैसला कर लिया तो अब हम उससे चिपके ही रहेंगे और उसको हर हाल में लागू करेंगे। आप उसको उस फैसले को वापस ले सकते हैं, वापस लेने में कोई कोई शर्म नहीं होनी चाहिए आपको, और हम्म, आप रेगुलेट कर सकते हैं। क्या नीतीश बिल्कुल कुमार की सरकार थी जिन्होंने गांव गांव में शराब की दुकान खुलवा दी थी? हम्म ऐसा तो है नहीं कि तब उन्होंने गांधी को नहीं पढ़ा था। फिर जी आप उस तरह से मत करिए, वो भी एक एक्सट्रीम था। और हम्म दूसरा एक्सट्रीम होता है ये प्रोहिबिशन जो है, बैन जो है, ज्ञानेश्वर जी, एकदम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह हम्म के ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का, ब्लंट लीगल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कभी नहीं। ये कभी कामयाब नहीं होता है। आप बिल्कुल किसी चीज की पाबंदी लगा दें, आप नेट पर पाबंदी लगा दें, आप कहें कि सोशल मीडिया बैन कर देंगे, चलेगा क्या? सोशल मीडिया बैन कर सकते हैं आप, कोई भी हम्म आप कहें कि कोई चीज बैन करने की बात की, वो बैन प्रोहिबिशन कभी कामयाब नहीं होते। ब्लंट हम्म इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। कैसा डेमोक्रेटिक डेफिसिट है इस डिसीजन में, ज्ञानेश्वर जी? क्या नीतीश हम्म कुमार ने बिहार के लोगों में कोई सर्वे और जनमत संग्रह कराया था कि हम शराबबंदी लागू करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? हम्म फैक्ट्स रखे थे क्या उन्होंने? फैक्ट्स रखे थे क्या कि ये फैक्ट्स है, इतना अभी रेवेन्यू मिलता है, इतना रेवेन्यू का नुकसान होगा, ये फायदा होगा? और तब एक डेमोक्रेसी में कैसे फैसले लिए जाते हैं?
वो एकदम तो कहेंगे कि डेमोक्रेसी हमको मानव श्रृंखला, दुनिया का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनवा दिया था शराबबंदी के समर्थन में, स्कूल के लड़के लड़कियों और सामाजिक खचखटाओं को खड़ा करके। हाँ, वही कह रहे हैं, ये कोई शासन के दम पर जो चाहे सो करते रहे। जी डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं था, ये एक व्यक्ति के विम्स में लिया गया डिसीजन था। एक व्यक्ति को एक दिन इल्हाम हुआ कि हमको बंद कर देनी चाहिए शराब, तो उन्होंने बंद कर दिया। एक दिन इल्हाम हुआ था कि गांव गांव में खोल देना चाहिए, तो गांव गांव खोल दिए थे। एक दिन इल्हाम हुआ कि बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो उस तरह से नहीं होता, एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज से करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े फैसले नहीं किए जाते हैं। तो आप एक सामाजिक बुराई के तौर पर इसके खिलाफ कैंपेन चलाइए, लेकिन आप इसको अगर चालू करते हैं, इस डिसीजन की समीक्षा करिए। अगर दोनों का पलड़ा भारी रहता है, जनता के बीच लेके आइए ना कि भाई ये लाभ है और ये नुकसान है, और जिसका बिल्कुल। पलड़ा भारी होगा, अगर लगता है कि लाभ के मुकाबले नुकसान ज्यादा हो रहा है, सामाजिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, अगर आपको लगे राजनीतिक नुकसान छोड़ दीजिए ना, राजनीतिक नफा नुकसान मत ले आइए इसमें। अगर लगता है कि नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, तो इस फैसले की समीक्षा करिए। बदलने की जरूरत है तो बदलिए, रेगुलेट करिए, बिक्री को महंगी कर दीजिए। शराब पर आप टैक्स बढ़ा दीजिए, ज्यादा टैक्स लगा दीजिए, क्या जी दिक्कत है भाई? पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है ना बिहार में, पेट्रोल और डीजल बिल्कुल पर। तो बिल्कुल। आप बिक रहा है ना, जिसको जरूरत है वो बेच रहा है, तब खरीद रहा है ना पेट्रोल और डीजल। तो अगर जिसको शराब की लत होगी, आप टैक्स बढ़ा दीजिए, उस पर दोगुना टैक्स कर दीजिए, और उसके बाद बेचिए, कम दुकानें खोलिए, रेगुलेट करके उसकी बिक्री करिए, उसकी क्वालिटी चेक करिए, उसकी स्मगलिंग रुकवाइए, आप अवैध रूप से बिकना बंद कराइए। तो सरकार तो इस बिल्कुल। तरह से काम करती है ना। सरकार एक विम्स और फैंसीज पर थोड़े चलेगी कि एक व्यक्ति ने सोच के फैसला कर दिया और अब उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है या कम हो गई है, तो कोई ना कोई तो डिसीजन लेगा ना। ये बिल्कुल। लेना चाहिए, अब टाइम है, 10 साल हो रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। चलिए 10 साल हो गए हैं, अब समीक्षा होनी चाहिए। और जो जमीनी सच्चाई है उसे नीतीश कुमार पर है। हम ये नहीं कह रहे शराबबंदी खत्म कर दी, रेगुलेट कीजिए, समीक्षा कीजिए। आपके पास सख्त नियम बनाने के, और यदि आपने देखा कि इससे फायदे हुए हैं तो ठीक है, नुकसान हुए तो किस किस तरीके के नुकसान है आप समझ लीजिए। हैं? आप समझते रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं तो क्या कहना। तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।